तो जब मैंने अपने अंदर की आवाज़ें, मैंने अपने दिल की आवाज़ जब मैंने सुनी, जब मुझे बीएससी ने, जब वो आपको कोई एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा किस्सा होता है जो आपको झंझोड़ के रखता है। राइट। तो बीएससी में मुझे मिले हुए जो मार्क्स थे, वो मेरे लाइफ़ का वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझे झंझोड़ के रखा। कैरियर जीवन का एक ऐसा निर्णय जिस पर फैसला लेते समय आई थिंक हर स्टूडेंट यूथ मुश्किल महसूस करता होगा। वो क्यों? क्योंकि इस पल पल हर क्षण बदलती हुई दुनिया में जिस तेजी से बदलाव हो रहे हैं, उतनी तेजी से ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज जिस कैरियर के लिए आप चुनने जा रहे हैं उसका आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में क्या भविष्य होगा। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे मुश्किल फैसलों को बड़ी ही आसानी से लेने में स्टूडेंट्स की और यंग जनरेशन की हेल्प करते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जवानी हमारी इस रुद्रा टॉक्स के एक नए और शानदार एपिसोड में। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे इस नए एपिसोड के गेस्ट श्री अनिरुद्ध पाठक जी का। स्वागत है सर आपका। सर नमस्ते, थैंक यू सो मच। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सर बड़ी मतलब ऊपर नीचे काइंड ऑफ जर्नी रही है मेरी, बिकॉज मैं बड़े अच्छे वेल टू डू फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे और 2004 में ही गॉट रिटायर्ड। और बिकॉज उनकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब थी तो मैं काफ़ी सिटीज़ में, बिकॉज ऑफ आप भी जानते हैं कि 3-4 साल में उनकी ट्रांसफर हो जाती है, तो मैं अलग अलग जगहों पर मुझे घूमने का मौका मिला उनके साथ। तो अलग अलग जगहों पे घूमते हुए मुझे अपनी पर्सनैलिटी को, तो अदरवाइज मैं अपने जिस तरह से मैं उसको डेवलप करना चाह रहा था या जिस तरह से मैं जाने अनजाने वो हो गई, राइट। मैंने उसके ऊपर कोई ज़्यादा फोकस किया नहीं। बट जब करियर चुनने की बात आई तो मैं काफ़ी कंफ्यूज्ड, जैसे आज की डेट में सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, और उस टाइम पे भी हम लोग भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि हम लोग भी काफ़ी कंफ्यूज हुआ करते थे। मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। तो मैंने मेरे पिताजी से मैंने ये सवाल पूछा कि मैं कौन सा करियर मैंने चुनना चाहिए। तो ही सेड कि बेटा कोई भी करियर चुनो, मेरे लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुश रहो। तो ये उनकी एक लाइन थी, और इसी लाइन को फिर मैं अपना एक बेस लाइन मैंने पकड़ के चला कि बेटा ज़िंदगी में चाहे जो भी करो, बेस लाइन हमेशा ये होनी चाहिए कि आप खुश रहें। तो उस एस्पेक्ट को लेकर के फिर मैंने उस वक्त पिताजी ने 10वीं के बाद तो ये बोल दिया था कि तुम ठीक है, जो भी करो तुम खुश होना चाहिए। तो मैंने 11वीं 12वीं मैंने साइंस करी और उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन करी, क्योंकि क्लियर नहीं था थॉट क्या करना है, मुझे पता नहीं था। तो मेरे दोस्त सारे बीएससी में चले गए तो मैं भी उनके पीछे पीछे बीएससी में दौड़ गया। तो पहला साल तो बीएससी में हंसी मजाक में हम लोगों ने दे दिया, और 5 सब्जेक्ट होते थे। मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो 5 सब्जेक्ट होते थे, 2 लैंग्वेज होते थे, इंग्लिश और मराठी, जो हम लोगों की बेसिक लैंग्वेज है, और 3 सब्जेक्ट्स थे जो साइंस में मैंने लिए थे। तो बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो ये मैं जनरली मैं किसी ओपन सेशन में भी होता हूँ तब भी मैं बताता हूँ, सिर्फ इंग्लिश और मराठी मेरे 2 ही सब्जेक्ट मेरे क्लियर हुए। बाकी तीनों सब्जेक्ट में बड़ी इज्जतदार, जिसको मार्क्स हम बोल सकते हैं 5, 6 और 7, ये मार्क्स लेकर के मैं लटक गया था। तो मैं समझ गया था कि ये अपने बस की बात है नहीं। मैंने मजाक मजाक में या दोस्तों के पीछे दौड़ के मैंने बीएससी तो ले लिया, लेकिन ये अपने से हो नहीं रहा है। तो उस वक्त मुझे समझ में आया था कि आई हैव टेकन अ रॉन्ग डिसीजन, कि मैं अपनी जिंदगी का बहुत गलत फैसला मैंने ले लिया। तो मैंने इमीडिएटली बिना किसी से बात किए, ना अपने पिताजी से मैंने इंटरेक्शन करी, ना मैंने अपनी माँ से बात करी, मैं सीधा यूनिवर्सिटी में गया और मैंने अपना स्ट्रीम जो है मैंने साइंस से मैंने शिफ्ट कर दिया डायरेक्टली आर्ट्स में। एकदम डाइवर्स चेंज था ना, एकदम ईस्ट से लेकर के आप वेस्ट में कूद गए डायरेक्टली। और इनिशियली तो पापा ने ये बोल दिया था कि बेटा तुम खुश रहो। जब मैंने ये डिसीजन लिया तो सबसे ज्यादा नाराज मेरे पापा ही हुए थे। क्योंकि उनको लगा था कि बेटा कम से कम साइंस लेकर के आगे निकल जाएगा, कुछ कर लेगा। तो साइंस छोड़ करके आर्ट्स में आ गया। तो अभी भी हमारे यहाँ पर सोसाइटीज में ये है कि जिन बंदों को जनरली कुछ नहीं करना होता वो आर्ट्स में जाते हैं। ये जनरल धारणा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे अब तक जिन लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई है उनके हिसाब से मुझे ये आउटपुट मिला। तो आर्ट्स मैंने अपने हिसाब से लिया और मैंने आर्ट्स में अपना करियर बनाया। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में, क्योंकि मुझे लगा कि उस टाइम पे ये एक अच्छा फील्ड है जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, बट उसमें भी ज़्यादा हमारी दाल गली नहीं। तो फिर मैं वापस अपने हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद जेट एयरवेज। मैंने जेट एयरवेज के साथ मैंने करीब 2-2.5 साल मैंने बहुत अच्छा काम किया। फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री काफ़ी बूम पे थी, तो मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी अपना हाथ आजमाया।
मेरे करियर का काफी अच्छा स्पैन मैंने जो टाइम पीरियड है वो मैंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में गुजारा, और राइट फ्रॉम द फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव, जो फ्रंट पे बैठ करके बंदा काम करता है, वहां से लेकर के तो महाराष्ट्र गोवा हेड तक की लेवल तक का प्रमोशन लेते लेते मैंने करीब 7-8 साल टेलीकॉम इंडस्ट्री में गुजारे। तो वो एक करियर के रेफरेंस में अगर मैं आपसे बताऊं तो मैं ये इतना जरूर बोल सकता हूँ कि करियर के रेफरेंस में मेरी मेरी लाइफ में कोई भी चीज मैंने की नहीं, वो चीजें हो गई। और जब आप कोई भी चीज आप अपनी लाइफ में करते नहीं है तो उस चीज का कंट्रीब्यूशन या उस चीज का श्रेय भी आप खुद नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो चीजें हो गई हैं। तो जो चीजें फिर मैंने करनी शुरू की, तो मेरे 10 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, और जब मुझे समझ में आ गया कि ये सारी चीजें मजा नहीं दे रही है, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें वाकई में आपको खुशी मिले। तो आपका जो स्टेटमेंट था वही वापस आया मेरे पास कि बेटा तुम खुश होने चाहिए। तो वो चीज मैंने अपने लाइफ का फिर मैंने एक प्रिंसिपल बना दिया दैट आई शुड बी हैप्पी, एंड व्हाटएवर मैं अपनी जिंदगी में जो भी काम करूं, मेरे काम की वजह से भी मैं अगर खुशी बांट सकता हूं तो मैंने करना चाहिए। तो मैंने फिर सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री का रुख किया, और फिर मैंने करियर डेवलपमेंट या ट्रेनिंग और मेंटरिंग वाला जो काम है उस काम को मैं अभी पिछले करीब 7 साल से मैं कर रहा हूँ। और इस तरह से मेरी करियर की ओवरऑल जर्नी रही है। बहुत इनिशियल पहले 10 साल या 11 साल मेरे करियर के आप ये समझ लीजिए कि चीज़ें हो गई, उसके बाद वाली चीज़ें मैं करना शुरू किया। उसके रेफरेंस में मुझे फिर अपना क्वालिफिकेशन बढ़ाने की ज़रूरत थी, तो मैंने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन किया एडिशनल। फिर MBA HR में करना चाह रहा था, लेकिन MBA मेरा कंप्लीट हो नहीं पाया बिकॉज काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन HR मैनेजमेंट भी मैंने कंप्लीट किया। और अभी उसके बाद फिर मुझे लगा कि आप अगर आप कुछ और नया सीख सकते हैं, अगर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, फिर मैंने पेरेंट कोचिंग का भी काम मैंने शुरू किया। फिर मैं करियर काउंसलिंग भी कर लेता हूँ। फिर मैं ये सारे एस्पेक्ट्स मैंने अपने आप को डेवलप करने के लिए किए। तो अब जो चीज़ें हो रही है वो मैं कर रहा हूँ, पहले जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हो गई अपने आप। तो मेरा करियर ऐसे ही उथल पुथल के साथ आगे बढ़ता रहा है अब तक। चलिए, बहुत अच्छी जर्नी आपने मतलब बताई, क्योंकि मैक्सिमम लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे मैंने इंटरेक्शन से फील किया है, सो कहीं ना कहीं जिस स्टेज में आपको कैरियर डिसीजन लेने होते हैं, लाइक आप जब 10th में होते हैं या 12th में होते हैं, सो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, उस टाइम हमारा पाथ क्लियर नहीं होता है। हमें बस वही वाली चीज़ जो आप कह रहे थे कि हम दोस्तों के चक्कर में या रिश्तेदारों के चक्कर में, भाई रिश्तेदार इस फील्ड में गए थे सो हम उस फील्ड में चले जाएंगे, दोस्त हमारे इस फील्ड में चले जाएंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन आता है, जो आप बता रहे थे बात कि BSc आपने ज्वाइन की साइंस में, जिसमें आपके साथ एक काफ़ी ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस भी रहा। तो उस ब्रेक थ्रू एक्सपीरियंस के बाद साइंस से आर्ट्स में आने का जस्ट एक कह सकते हैं कि कुछ प्लान था कि नहीं, मतलब साइंस मेरे बस की नहीं है इसलिए आर्ट्स में जाना है, या जस्ट कुछ प्लान डिसीजन था कि नहीं आर्ट्स में करके कम से कम इतना तो कर ही लिया जाएगा? एक्चुअल में अगर मैं बताऊं तो ये दोनों चीजें नहीं थी मेरे हिसाब से। जब मैंने 10th मैंने क्लियर किया तो मैंने आर्ट्स में जाने का मन बना लिया था, क्योंकि मुझे आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं मुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता था। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स में मुझे बड़ा मजा आता था। वो सब्जेक्ट्स पढ़ने में मुझे बड़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ करती थी। तो मैंने अपना जो इंट्यूशन का जो कॉल था मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया, मैंने उसकी तरफ मैंने ध्यान दिया नहीं। और मैं जो सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, दोस्तों पीयर प्रेशर जिसे हम लोग बोलते हैं, दोस्तों के प्रेशर में आकर के मैंने वो फैसला ले लिया था कि मुझे BSc करना है। बट 10वीं के बाद मुझे पता था कि मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है वो सीखने करने में, और वो सारी चीजें देखने में मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैंने वो चीज को इग्नोर किया, मतलब वो करना नहीं चाहिए था। 12वीं के बाद भी मुझे ये इंट्यूशन मिला था कि मुझे आर्ट्स में चले जाना चाहिए, मैंने कर लेना चाहिए, मैं नहीं गया। ग्रेजुएशन में जब मैंने BSc में एडमिशन ली तब भी मुझे ये लग रहा था कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे इंग्लिश के एक फैकल्टी थे जिनको देख करके मुझे ऐसा लगता था कि इनके जैसा फैकल्टी मुझे बनना है। वो मेरे आदर्श थे उस वक्त, और उनको देख करके मुझे लगता था कि मैंने अपना PhD भी मैं अगर करूंगा तो मैंने इंग्लिश में ही करनी, क्योंकि मेरे सर ने PhD कर रखी थी। तो उनका काफी इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर था। बट मैं उन सारी चीजों को, जितने भी इंट्यूशंस के क्लू मुझे मिल रहे थे, उन सारी चीजों को मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और मैं प्रेशर में आकर के मैं वो सारी चीजें करता रहा जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो जब मैंने अपने अंदर की आवाज़, मैंने अपने दिल की आवाज़ जब मैंने सुनी, जब मुझे BSc ने, जब वो आपको कोई एक आपकी जिंदगी में एक ऐसा किस्सा होता है जो आपको झंझोड़ के रखता है। तो BSc में मुझे मिले हुए जो मार्क्स थे वो मेरे लाइफ का वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुझे झंझोड़ के रखा कि बेटा तू वो कर रहा है जिसमें तेरा मन नहीं है, और अगर जिसमें मन नहीं है तो उसमें कहीं से भी आप इन्वॉल्वमेंट लेकर के नहीं आ सकते, आप उसमें अपना 100% दे ही नहीं सकते। तो वो चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ये चीज़ मैंने नहीं करनी चाहिए। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, जो इंट्यूशन आपका बता रहा है कि ये चीज़ आप बहुत अच्छी कर सकते हैं, आपने करनी चाहिए जिसमें आपका मन है। तो फिर मैंने फैसला लिया कि जो आपको 10वीं से जो मुझे चीज़ बता रही थी कि बेटा आर्ट्स में जा सकते हो, कर सकते हो, फिर मैंने बोला कि नहीं ठीक है, अपने इंट्यूशंस का आप पल्लू पकड़ो और उसी के पीछे आपने डेफिनेटली दौड़ना चाहिए। तो मैंने फिर वो डिसीजन ले लिया और मैं उसके पीछे भागा। फिर उसके बाद मैंने फिर पीछे पलट के देखा नहीं कि मुझे आर्ट्स ले लिया तो या
कई बार ये होता है ना कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आर्ट्स कर लिया, तो वो मेरा थॉट नहीं था। मैं चाहता था कि मैं आर्ट्स में जाऊं। दैट इज द रीजन आई टुक दैट डिसीजन ऑफ गेटिंग इनटू आर्ट्स। कितना सही, मतलब मैं एक्चुअली सोच रहा था तो मुझे एक कोट ध्यान आ गया, जैसे मैं लिखता रहता हूँ तो उस टाइम मैंने लिखा था, इंटेंशंस आर द मोस्ट पावरफुल थिंग। मतलब इंटेंशंस आपको सबसे पावरफुल रियलाइजेशन करा देती हैं। और स्टिल जैसे आप किस्सा बता रहे थे तो बड़ा एक सही चीज है कि अगर आप उस पावर को इग्नोर करेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद आपको सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस कुछ ना कुछ करके आपको ऐसा धक्का देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जो 4 साल पहले या 2 साल पहले जो भी इंटेंशंस थी आपको वही कर लेना चाहिए था। सो ये एक बहुत अच्छा मतलब आपने रियलाइजेशन गड़बड़ ये हो जाती है, स्टूडेंट्स की गड़बड़ ये होती है कि उनको कई बार ये भी पता नहीं होता कि इंट्यूशंस उनको क्या बता रहे हैं। तो मेरे आपके और मेरे जो बचपन के दिन थे, इसमें मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त करियर काउंसलर जो आज के डेट में मैं जो काम करता हूँ, उस वक्त इन लोगों का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता था। हमारे टाइम पे करियर काउंसलर ताता मामा दाया जो होते हैं, जो हमारे घर में सीनियर मेंबर होते हैं, फूफा जी वगैरह, वही हमारे करियर काउंसलर होते हैं। और उससे ज्यादा अगर हम लोग कहीं कूद गए तो हम लोग दोस्त या दोस्तों के रिश्तेदार जो होते हैं वो हमारे करियर काउंसलर होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम करियर वैसे ही चुना जाता था। आज वो सिचुएशन नहीं है। आज के डेट में स्टूडेंट्स इतने लकी हैं, मैं ये समझता हूँ कि आज करियर काउंसलिंग करने वाले, करियर की स्ट्रेटेजी डिजाइन करके देने वाले लोग आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं, और जिनसे आप राय ले सकते हैं, जिनसे आप समझ सकते हैं कि आपको अपने करियर के हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अपने कौन सा करियर चुनना चाहिए। ये बड़ा आसान तरीका हो गया आज के डेट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इसको उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। अगर एक बार सीरियसली लेना शुरू कर दें तो शायद लोगों की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छा रहा। अब दूसरी बात आती है कि आपने कहा जैसे आपने इंडस्ट्रीज में काम किया आर्ट्स के बाद, अपना जो भी जेट एयरवेज में, और उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा प्रमोशन पाया और काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रोथ की। सो आप उसमें एक फ्रंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते थे। सो फ्रंट एग्जीक्यूटिव की तरह काम करने से लेके और कैरियर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, सो ये जो ट्रांजिशन मैं समझना चाहता हूँ कि ट्रांजिशन भी अगेन ऑल ऑफ अ सडन था, या आपको एक रियलाइजेशन ये कहाँ से आया कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में या कैरियर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज में, इस टाइप की इंडस्ट्री में आना चाहिए? क्योंकि एवेन्यूज अगेन बहुत सारे हैं कैरियर को अगर एक्सप्लोर करना ही है तो। सो ये ट्रांजिशन का फेस जो आया आपके कैरियर में, वो आपको कैसे समझ में आया? मैं ये कहूँगा कि मेरे लाइफ का ये शायद दूसरा या तीसरा ट्रांजिशन वाला फेज था, जहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री या मेंटरिंग इंडस्ट्री है जिसमें मुझे अपने हाथ आजमाने चाहिए। तो मैंने इसलिए इसके बारे में सोचा क्योंकि जब मैंने इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया तो मैंने एज अ फ्रंट एंड एग्जीक्यूटिव काम किया। फिर उसके बाद प्रमोशंस मिले तो मैं अपनी करियर ग्रोथ भी मैंने आगे काफ़ी अच्छी खासी की। मैं जब एक अच्छी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग एज अ ट्रेनिंग हेड। मैं महाराष्ट्र और गोवा 2 स्टेट्स का मिला करके ट्रेनिंग हेड का काम मैं करता था। और मुझे रियलाइज हुआ उस वक्त जब मेरी उम्र शायद करीब 28 साल की थी कि ट्रेनिंग एक ऐसा काम है जो मैं करता हूँ तो मुझे मैं घड़ी नहीं देखता था। ट्रेनिंग में मैं पूरा घुस करके, जिसको हम लोग बोलते हैं काम करते हैं, तो मैं पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जा करके मैं काम किया करता था। और जो मेरे सामने बैठे हुए लोग थे उनका मैंने फीडबैक लेना शुरू किया तो फीडबैक भी मुझे काफ़ी अच्छा मिलना शुरू हुआ। तो मुझे जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होती है वो मुझे अपनी ऑडियंस की तरफ से ही मिलनी शुरू हो गई थी। सो वो मैंने 1 साल, कई बार ये होता है कि आप इनिशियली आप बड़ा अच्छा शुरू कर लेते हो तो जोश में आप डिसीजन ले सकते हो। तो मैंने एक झटका खा लिया था, तो मैं ये नहीं चाह रहा था कि मैं दूसरे झटके के टाइम में ये करूँ। तो मैंने अच्छा खासा 2-3 साल का मैंने और उसमें टाइम इन्वेस्ट किया। मैंने ट्रेनिंग में थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मैं और कौन से एवेन्यूज पे मैं काम कर सकता हूँ। तो जब 3-3.5 साल मैंने ट्रेनिंग में अपना काम किया और मुझे जब रियलाइज हुआ कि कंसिस्टेंट बेसिस पे मेरा फीडबैक काफ़ी अच्छा आ रहा है, कंसिस्टेंट बेसिस पे मेरी ट्रेनिंग लोगों को भा रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब ये सही मौका है जब ट्रेनिंग एक ऐसा एवेन्यू है जिसमें मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे बड़ा काम करने में मजा भी आ रहा है और रिटर्न्स भी अच्छे। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे मजा आ रहा है, लोग भी उस बात को एंजॉय कर रहे हैं, लोगों को भी कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो मैं लोगों तक पहुंच पा रहा था। तो जो कनेक्शन बिल्डिंग वाला काम था वो मैं ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत अच्छे से कर सकता था। और मेंटरिंग भी मेरी बहुत अच्छी उस वक्त, मेरे जितने भी जूनियर्स थे मैं उन लोगों को मेंटरिंग का भी अगर मैं उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे वो भी एक एवेन्यू बहुत अच्छा मिला। तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मैंने करीब 3-3.5 साल अपने आप को मैंने उसमें तौल के देखा। और जब मैंने उसको तौल के देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये काम है जो मैंने करना चाहिए। तो 32 साल जब मेरी उम्र हो गई तब मुझे लगा कि अब 10 साल हो गए इंडस्ट्री में, एक अच्छा खासा दशक आपने दे दिया है, अब यहाँ से आप बाहर निकल के अपने आप को आप मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो 4 साल मैंने उसके पीछे लगा और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को लॉन्च किया मार्केट में एज अ ट्रेनर, एज अ कोच।
तो ये एक अच्छा, मतलब मुझे यहाँ से आइडिया लगा कि लोगों को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने आप को वैलिडेट कर लेना चाहिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहिए एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप जो चीज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ऑडियंस एक्सेप्ट कर भी रही है, नहीं कर रही है। सो एक अच्छा मुझे मतलब कॉन्सेप्ट लगा कि इस तरीके से अगर आप सोचते हैं और फिर आगे एक्सप्लोर करते हैं फुल फ्लेज, सो कहीं ना कहीं एक अच्छा चांस रहेगा। अब बात आती है, मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, सो उसमें कहीं ना कहीं मेंशन था कि आप एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, डबिंग करते हैं, जी इस टाइप के जो आपके स्किल्स हैं, सो इसमें भी आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं। सो ये अगेन आपका जस्ट एज अ, एक कहते हैं ना कि एज अ साइड वर्क या एज अ हॉबी वर्क की चलो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, या इसको आप प्रोफेशनली भी उतने तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं जिस तरीके से आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं? टू बी वेरी फ्रैंक रोनित जी, मैं अभी तक मैंने उसको एज अ प्रोफेशन मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। दो मैं प्रोफेशनली भी मैं उसके ऊपर काम करता हूँ, मतलब अगर कहीं से काम आए तो मैं उसको मना नहीं करता, ओके, राइट। तो अगर काम अगर आपको बुला रहा है तो आपने काम को मना नहीं करना चाहिए। ये मेरी सामान्य धारणा है कि अगर आपके पास काम आता है तो काम को मना नहीं करें, जो भी काम आपको मिलता है आपने करना चाहिए। तो वॉइस ओवर का जो काम है, क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आप हैं, तो आपको काम जो आपका जो मैक्सिमम आपका काम होने वाला आपके गले से होने वाला है। तो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी हो गई, आपके शब्दों का डिक्शन जो है वो बहुत सही जाना चाहिए। आप कोई भी भाषा का इस्तेमाल करें, आप हिंदी बोलें, आप मराठी बोलें, फॉर एन एग्जांपल जैसे मेरी मदर टंग मराठी है, या इंग्लिश भी अगर आप बोलें, तो आपकी लैंग्वेज में मदर टंग इन्फ्लुएंस कई बार हो जाता है, राइट। कि अगर साउथ इंडियन बंदा अगर अंग्रेजी बोलता है तो समझ में आता है कि भैया वो साउथ इंडियन है, राइट। वो मदर टंग इन्फ्लुएंस आपकी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आप आपकी जबान थोड़ी सी साफ करते हैं। तो उर्दू का भी जैसे आप उर्दू अगर आप कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उर्दू भी आपकी जबान काफी साफ कर देती है। तो वो जो इन्फ्लुएंस वो होता है, वो सारा का सारा मुझे वॉइस ओवर और डबिंग का जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी, तो मुझे लगा कि ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है मुझे अपने आप को डेवलप करने के लिए। क्योंकि ट्रेनिंग में अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं अगर कोचिंग में काम कर रहा हूँ, अगर मैं स्टेज पे खड़ा होकर के एक साथ 4000-5000 लोगों के सामने खड़ा होकर के बात करता हूँ, और अगर मेरी भाषा साफ नहीं है या मेरे शब्दों का उच्चारण अगर लोगों तक उस तरह से नहीं पहुंच पा रहा जिस तरह से वो पहुंचना चाहिए, या जिस शब्दों के ऊपर मैंने जोर देना चाहिए, अगर उस शब्दों के ऊपर मैं जोर ना दूं, किसी दूसरे शब्द पे जोर दे दूं, तो मतलब बदल जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं नहीं करना चाहता था। तो मुझे लगा कि अपने आप को डेवलप करने का और अपने आप को एक्सप्लोर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है डबिंग और वॉइस ओवर का काम। तो मैंने काम प्रोफेशनली सीखा, और अच्छा खासा मैंने करीब 2 महीने उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट करे, और अपनी इन्वेस्टमेंट के बाद मैंने जब उसमें से अलग अलग चीजें मैंने देखी, लोगों को मैंने काम करते हुए देखा। विक्रम गोखले एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप सबने उनका नाम जरूर सुना होगा। जब वो सामने बैठ करके शब्दों का उच्चारण और उसका इंपॉर्टेंस आपको बताते हैं, तब आपको समझ में आता है कि एक छोटा सा शब्द अगर आप गलत तरीके से बोल दे तो उसके मतलब कितने अलग अलग हो जाएंगे, राइट। अगर मैं सिर्फ आपसे इतना बोलूं, रौनक जी मैं आपसे प्यार करता हूं, ये एक सिंपल सी लाइन है, लेकिन इस लाइन में हर शब्द के ऊपर अलग अलग अगर जोर दिया जाए तो उसके मतलब अलग अलग हो जाते हैं, समझने वालों के लिए भी, बोलने वालों के लिए भी, और सुनने वालों के लिए भी। एग्जैक्टली, राइट। तो ये जो इतनी जो खूबसूरत बात है, मतलब सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कम्युनिकेशन आज के डेट में जब हम लोग बोलते हैं तो स्टूडेंट्स काफी ये टेंशन में होते हैं कि भैया मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। जब वो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तो 90% जो मेरे साथ जब तक जिन लोगों का इंटरेक्शन हुआ, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ अंग्रेजी की बात कर रहे होते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ अंग्रेजी की लिमिट तक नहीं रखा है। हिंदी में भी अगर आप बात कर रहे हैं तो भी कम्युनिकेशन है, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें भी अगर आप बात कर रहे हैं तो भी तो कम्युनिकेशन ही है। तो ये मुझे वॉइस ओवर और डबिंग ने मुझे बड़ा अच्छा एक एवेन्यू मुझे ओपन करके दिया। और उसमें जब मैं आज भी मैं कुछ प्रोफेशनल काम मैंने किया, एक एडवर्टीजमेंट के लिए मैंने अपना आवाज दिया, जो अभी तक नेशनल टीवी पे तो नहीं, लोकल टीवी पे जनरली आ जाती है, लोकल रेडियो पे आ जाती है, तो उसके लिए मैंने अपना आवाज दिया है। और एक रीजनल मूवी बनी थी, उसमें जो क्राउड डबिंग होता है, जो पीछे लोग खड़े होते हैं, जब आप कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं बड़ी एक मूवी का, तो जहां पर फॉर एन एग्जांपल आप लगान मूवी है, जहां पर ऑडियंस के चीयरिंग का आवाज आता है, तो ये तालियां वगैरह बजती हैं, तो वो सारे लोग नहीं चिल्ला रहे होते, 3-4 लोग डबिंग स्टूडियो में जाते हैं, डबिंग कराते हैं, और उसके बाद आपको वो आवाज बाहर सुनाई आती है। तो दैट्स द रियलिटी। तो ये डबिंग वाला काम भी हमने किया, कि क्राउड डबिंग वाला जो काम था वो भी हम लोगों ने किया। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होता है सीखने, देखने, समझने के लिए। तो मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी इसमें से मिली, और आई एक्सप्लोर्ड दैट अपॉर्चुनिटी आल्सो। वेरी ग्रेट। मतलब आपने केवल एक समझ लीजिए कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए आपको ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पावरफुल है, और उसके थ्रू आपने ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर की कि प्रोफेशनली आपने इसको लर्न किया, नॉट एज अ हॉबी। जी जी ओके, दैट्स
तो इसके अदर देन अगर मैं बात करूं, ये तो मुझे मुझे जो लगता था कि कहीं ना कहीं ये आपकी हॉबी होगी पहले से, जैसे होता है ना कई बार कि आप क्लास में होते हैं तो कभी टीचर की मिमिक करते हैं, कभी मूवीज में मतलब मिमिक करते हैं मूवी एक्टर्स की और उनके डायलॉग्स की। सो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं ये आपकी हॉबी से एक्सप्लोर हुआ होगा, बट आप तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी हॉबीज क्या रही हैं एज अ स्टूडेंट जब आप थे, या अभी भी अगर आप एक्सप्लोर करते हैं उन चीजों को। हॉबीज में सर अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मुझे इन टर्म्स ऑफ कविताएं कभी कभी लिख लेता हूं, थोड़ी बहुत शेरो शायरी मैं कर लेता हूं, वो एक रही। गाने का थोड़ा बहुत शौक है तो वो मैं कर लेता हूं। और टू व्हीलर और फोर व्हीलर चलाने का मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, तो कभी भी अगर मुझे मौका मिलता है कि बोर हो रहा है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या करना चाहिए, तो मैं फटाक से गाड़ी निकालता हूँ, एक लंबा राउंड मार करके आ जाता हूँ। जनरली वो एक मेरा थोड़ा सा एक इंटरेस्ट एरिया रहा है। और काफी समय के बाद मुझे पता नहीं था कि मुझे किताबें पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो जब हंटर पढ़े, जब आपको ये समझ में आता है तो जिंदगी जब आपको बता दी कि बेटा जब तक पढ़ाई नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएंगी चीजें, तो जब मैंने सेल्फ डेवलपमेंट इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। तब समझ में आया कि अच्छा, किताबें पढ़ना भी एक ऐसा शौक है जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने फिर किताबें पढ़ना और एक्सप्लोर करना भी मैंने उसको शुरू किया। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि किताबें पढ़ने से ज्यादा किताबें सुनने में ज्यादा मजा आता है, तो फिर मैंने वो अपॉर्चुनिटी भी मैंने एक्सप्लोर करी। तो एक ये थोड़े बहुत जो जनरली सभी लोगों के साथ होते हैं, ऐसी एक दो हॉबीज मेरे पास भी हैं। मूवीज देखना बड़ा अच्छा लगता है, मैं मूवी बफ। आप मूवीज के रेफरेंस में अगर मुझसे बात करते हो तो मैं बड़ा मतलब कान खड़े हो जाते हैं मेरे कि अगर कोई मूवीज की बात कर रहा तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। सिर्फ मूवी ऐसा नहीं है कि जो स्क्रीन पे दिखता है, स्क्रीन के पीछे होने वाली चीजों में भी मुझे उतना ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में रहा। तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने थोड़ा सा करीब से उस फील्ड को भी मैंने देखा, तो मुझे उससे अपने आप ही उसमें से इंटरेस्ट मुझे डेवलप हुआ। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरी अपनी धारणा है कि जिंदगी में हर बंदे को कम से कम एक बार ऐसा लगता है कि यार पिक्चर में आना चाहिए। तो भले ही सपनों में देखता होगा, कहीं देखता होगा, लेकिन उसको लगता जरूर है कि एक बार पिक्चर में आ जाना चाहिए। तो मेरे भी दिमाग में ये था कि एक बार कभी ना कभी तो फिल्मों में आना चाहिए। तो वो एक कभी कभी पिक्चरों का जो मेरा शौक है वो इसी रेफरेंस में रहा है कि मैं पिक्चरों से बहुत सारी चीजें सीखने और सिखाने का मैं प्रयास करता हूँ। सो छोटी छोटी चीजें आपको पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से सिखा देती है, समझा देती है। जिंदगी के सिंपल से सिंपल प्रिंसिपल भी आपको लाइफ एकदम सटाक से सामने नहीं लाती, लेकिन पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ सकती है। तो मैं समझता हूँ बड़ा तगड़ा मीडियम है जिसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप उसको उस तरह से ले। तो आपने इसमें जिक्र किया, इसमें दो क्वेश्चन है एक्चुअली मेरे, बट पहला क्वेश्चन ये है कि पोस्ट ग्रेजुएट जो आपने डिप्लोमा किया जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में, सो वो कहीं ना कहीं आपके आउट ऑफ इंटरेस्ट था, या क्योंकि आपकी जो अगर मैं कैरियर जर्नी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपने उसको उतना एक्सप्लोर नहीं किया है उस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन को, आई थिंक सो आपने वो जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट किया था, या कहीं ना कहीं ये था कि मूवीज में आपका इंटरेस्ट था जैसे कहते हैं ना, सो आप बैकएंड की प्रोसेस जानने के लिए कि शायद इसमें फिर इन्वॉल्व हुआ जा सकता है, या कुछ इस तरीके से था? उस फील्ड में मैं कितना आगे, मैंने जैसे बोला कि मैं कोई भी थॉट प्रोसेस लेकर के मैंने कोई अपनी जिंदगी के करियर को चुना नहीं था कभी भी, या जो भी कोर्सेस मैंने अपनी लाइफ में किया वो कभी किसी थॉट प्रोसेस को लेकर के नहीं थे कि मैं इसमें ये काम करना चाहता हूँ। ऐसी मेरी थॉट प्रोसेस थी नहीं। मैंने बोला कि हम लोग काफी कंफ्यूज्ड जनरेशन रहे हैं, तो मैं भी उस कंफ्यूज जनरेशन का एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ, और मैं भी काफी कंफ्यूज रहा। तो उस वक्त जब मैंने कम्युनिकेशन जर्नलिज्म चुना, उस वक्त बहुत सारे रेडियो चैनल्स, बहुत सारे न्यूज चैनल्स जो आज आपको 24 घंटे दिखते हैं, उस वक्त वो शुरू हो रहे थे। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि एक बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री होगी और इसमें शायद हम लोगों को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। कुछ नहीं लगा तो कम से कम यहाँ तो अपनी नैया किनारे लगी सकती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, इसको कर लो। तो ये जो इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजंस होते हैं वो मैंने अपनी लाइफ में कभी लिए नहीं। उसका खामियाजा भी बहुत ज्यादा, खामियाजा भी बहुत ज्यादा मैंने भुगता है। हाँ, क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे जो जिसको गोल्डन ईयर्स हम लोग बोल सकते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। जिंदगी के 28 उम्र, मतलब मेरी जिंदगी के 28 साल गुजर जाने तक मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मुझे ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है। अगर मैं इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन बहुत पहले लेता तो शायद मैं अपनी करियर की शुरुआत ही ट्रेनिंग इंडस्ट्री से कर लेता, लेकिन वो मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा कि अपना किस फील्ड में अपना इंटरेस्ट है, अपनी पर्सनैलिटी किस चीज को सूट करती है। वो समझने के लिए जिंदगी के जब 30 साल गुजर जाते हैं तो वो समझ में आता है कि यार 10-12 साल अपनी लाइफ के तो वाकई में वेस्ट हो गए। अब उसको भुगतने का जो काम है या उसको भर के निकालने का जो काम है वो आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन जर्नलिज्म हैपेंड अगेन, इट वाज नॉट अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, या मैं फिल्म लाइन में कुछ करना चाह रहा था या इस तरह की फील्ड में मैं कुछ करना चाह रहा था, ऐसी कोई थॉट प्रोसेस उसके पीछे नहीं थी। इट वाज जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, ये कभी बूमिंग इंडस्ट्री चल रही है, दौड़ जाओ, सारे लोग दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ गए।
तो वो भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन बिल्कुल। जहाँ तक मैं समझता हूँ भीड़ आपको ताकत ज़रूर देती है लेकिन पहचान नहीं देती। भीड़ से जब तक आप अलग हट करके खड़े नहीं होते, आपकी खुद की पहचान नहीं बन सकती। तो भीड़ से अलग हटने का काम मैंने फिर जब कॉर्पोरेट से बाहर निकला, तब मेरी लाइफ का वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा कि भीड़ से अलग हट के खड़े होने की हिम्मत उस वक़्त मेरे अंदर आ गई थी, तो मैंने फिर वो डिसीज़न लिया। बहुत सही। बहुत सही कहा आपने कि भीड़ आपको ताकत ज़रूर दे देती है बट एक पहचान नहीं दे पाती है। अब बात आती है कि आपने मूवीज़ के इंटरेस्ट की बात की, सो जस्ट लाइट क्वेश्चन कि किस टाइप की मूवीज़ में आपका इंटरेस्ट है या कौन-सी मूवी है आपकी जो फेवरेट है? कुछ मूवीज़ हैं जो जिन्होंने काफ़ी हद तक मेरी थॉट प्रोसेस को या लाइफ को मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत अच्छा मौका मिला। तो पहला जो एक्सपीरियंस मुझे इसमें से मिला था, पहली मूवी वॉज़ जिसने मुझे झंझोड़ के रखा पहली बार, वो थी थ्री इडियट्स, जिसने काफ़ी हद तक मुझे रणछोड़ दास ने मुझे काफ़ी हद तक मुझे दिमाग मेरा हिला दिया था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि या जब वो ऑडियंस के साथ बोलते हैं कि बेटा काम वो करो जिसमें मज़ा आए, तो काम नहीं लगता, खेल हो जाता है। लाइक वो रियलाइज़ेशन मुझे कॉर्पोरेट में जब मैं काम कर रहा था तब मुझे समझ में आई कि हाँ, ये एक काम है जिसको मैंने करना चाहिए। वो एक मूवी थी जो टर्निंग पॉइंट साबित हुई मेरी ज़िंदगी में। दूसरी इंग्लिश मूवीज़ में काफ़ी हद तक देखता हूँ और इंग्लिश मूवीज़ में मुझे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, विल स्मिथ की जो मूवी है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उस मूवी ने भी काफ़ी हद तक मुझे नए-नए एवेन्यूज़ दिखाए। जिस तरह से आप देखते हैं, जिसमें एक सीन है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में जहाँ पर विल स्मिथ जो क्रिस गार्डनर का किरदार निभा रहे हैं, वो अपने बच्चे से बोल रहे होते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई अगर सपना देखते हो तो उस सपने को प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो आपको खुद करना पड़ेगा। लोग आएँगे, लोग बोलेंगे कि आपके लिए ये मुमकिन नहीं है, आपने ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका काम उनके ऊपर भरोसा करना नहीं है। जो भी हो, अगर मैं भी आपको ये कभी आकर के बोलूँ कि आप अपने सपनों को पा नहीं सकते हैं, तो मुझ पर भी भरोसा नहीं करना, अपने सपनों पे भरोसा करना और अपने आप पे भरोसा करना। तो वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए कि एक छोटी-सी बात होती है लेकिन वो आपको थॉट प्रोसेस आपकी उस हिसाब से शुरू हो जाती है। वो एक अलग-अलग तरह की एक्शन मूवीज़ भी देखता हूँ, रोमांटिक मूवीज़ भी देखता हूँ, ड्रामा मूवीज़ भी होती है तो मैं देख लेता हूँ। पिक्चर है, आप मेरे सामने कोई भी रख दीजिए, मैं उसको देख लूँगा। ओके, उसमें से मतलब मैं कोई क्या सीख सकता हूँ, मैं उस वो पूरी थॉट ज़्यादा होती है उसमें से। एग्जैक्ट, मतलब कोई एज अ सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट कोई भी मूवी हो मतलब आप उसमें से पता करने की कोशिश करते हैं कि अब इसमें से क्या सीखा जा सकता है। हाँ, क्योंकि हर मूवी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। आप राइट। अगर मांझी एक मूवी आई थी, अगर आपको याद हो, माझी द माउंटेन नवाजुद्दीन मैन ना। सिद्दीकी। हाँ। तो उन्होंने एक उस मूवी में एक डायलॉग है जहाँ पर वो रिपोर्टर आता है और रिपोर्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू लेना चाहता है और वो बोलता है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक सीन है जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनसे बोलते हैं कि आप अपना खुद का अखबार क्यों नहीं शुरू करते हैं। तो रिपोर्टर उनको बोलता है कि इतना आसान काम नहीं है, काफी मुश्किल काम होगा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी उनकी तरफ देखते हैं, एक 2 सेकंड का पॉज है लेकिन वो पॉज इतना इंपॉर्टेंट है और नवाजुद्दीन उनको बोलते हैं कि पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या। तो मोमेंट वो काम वो बोल देते हैं, आपके आंखों के सामने से 1 सेकंड के लिए आपकी सारी हवाइयां उड़ जाती हैं, जहां पर आप बोलते हैं कि भैया मेरी लाइफ में तकलीफें हैं या मेरी लाइफ में मुश्किल है। तो एक डायलॉग आपकी जिंदगी बदलने का जो मात्रा रखता है, मैं समझता हूँ मूवीज बहुत अच्छा ये काम कर सकती है। बहुत सही, मतलब ये कितना एक इम्पॉर्टेंट आपने उसमें से कैच लाइन ली। आते हैं हम एक और आपकी जो हॉबी आपने बताई इसमें एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप पोएट्री, कविताएं लिखने का शौक है, शेरो शायरी लिखने का शौक है। कोई कविता या कोई शेरो शायरी आप शेयर करना चाहें जो आपको अभी ध्यान? ये थॉट मेरे दिमाग में उस वक्त आया था जब मुझे कई बार आप बहुत सारी अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर आपके अंदर की सिर्फ ऐब देखता है, आपके अंदर की सिर्फ कमियां जो होती हैं उसको निकालने की कोशिश करता है। उसके पीछे 2 लाइन लिखने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। मुझे एग्जैक्टली अभी पूरा याद आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट मैं उसको सामने रखने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। मैं ये भगवान से मैं बोल रहा हूँ कि एक तू है जिसने अपनी सारी खूबियां मुझ में डाल दी, एक तू है जिसने अपनी सारी खूबियां मुझ में डाल दी, और एक तेरे बंदे हैं जिन्हें मुझ में सिवा ऐब के दूसरा कुछ नजर नहीं आता। बहुत बहुत मतलब नहीं, ये बहुत अच्छी लाइंस आपने लिखी कि मतलब एक इंसान के अंदर कितनी भी पॉजिटिविटी है, मतलब कितनी अच्छी चीजें हैं, बट अगर सामने वाले को दिखती है तो उसकी नेगेटिविटी या उसकी जो मिस्टेक्स हैं वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाती हैं। बहुत सही, बहुत सही, बहुत खूब आपने कहा। अब मतलब जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन के एंड की तरफ आते हैं तो एक क्वेश्चन मेरा जनरली रहता है हमेशा कि जो आज की ऑडियंस है, जो इस शो को देख रही होगी,
उसके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज के तौर पे तो मुझे पता नहीं, मैं उतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं किसी को मैसेज दे पाऊँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ की जो गलतियां मैंने करी, उन गलतियों से जो मैंने सीखा, उसी रेफरेंस में मैं कुछ आज की जनरेशन को ये जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप आज की डेट में जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला था कि आज की डेट में मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको इन्फॉर्म करियर डिसीजंस लेने के लिए हेल्प कर सकते हैं, जिनको हम लोग इन टर्म्स ऑफ करियर काउंसलर्स के नाम से जानते हैं या करियर स्ट्रेटेजिस्ट के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। तो अगर इस तरह के लोग आपके पास या आपके ओवरऑल पेरीफेरी में अगर आपको कहीं नजर आते हैं तो इनकी मदद आपने जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि जब तक आप इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन नहीं लेते तो आपकी लाइफ का जो गोल्डन पीरियड होता है वो कई बार हम लोग मिस कर जाते हैं, तो वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कई बार ये मेरे पेरेंट्स को भी मेरा ये बोलना रहेगा कि आप एक ऐसा कोर्स चुनते हैं, आप करियर नहीं चुनते, आप कोर्स चुनते हैं जो आपकी लाइफ का करियर बनाता है, राइट। तो आप उस एक पर्टिकुलर, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग करियर काउंसलर के पास जाते हैं या करियर स्ट्रेटेजिस्ट के पास जाते हैं, और जब करियर काउंसलर अपनी फीस की बात करता है या अपने जो उसकी मॉनिटरी जो उसको उसमें से रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होती है, वहां पर जनरली नेगोशिएशंस हो जाती हैं। मैं कई बार पेरेंट्स को भी मैं ये चीज बोलता हूँ कि नेगोशिएशंस आपने वहां पर करनी चाहिए जहां पर वाकई में नेगोशिएशंस की कोई गुंजाइश हो, राइट। आप अपने करियर का डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने कोर्स का डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर नेगोशिएशंस करके आप सामने वाले का जो एंथुजियाज्म होता है उसको खत्म करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है बात करने वाले के ऊपर भी, राइट। सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स कई बार कैसा होता है ना कि करियर काउंसलर के पास नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि भैया अगर हम लोग इसके पास जाएंगे तो शायद ये वो चीजें बता देगा जो शायद हमारे अपनी थॉट प्रोसेस को शायद केटर करने वाला नहीं होगा। वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, राइट। तो अगर वो एक्सेप्टेंस, अगर आप करियर काउंसलर के पास जाते हैं तो शायद आप अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा भविष्य बना सकते हैं, बहुत अच्छा उसको एक नई लाइन उसको मिल सकती है जिसके ऊपर वो अच्छा आगे चल करके बढ़ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस तरह का अगर आप डिसीजन लेते हैं, इन्फॉर्म्ड करियर डिसीजन हम लेते हैं तो कई बार उन लोग सांप सीढ़ी खेला करते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें फांसे डालते हैं और उसमें से जो नंबर आएगा वो हमारी जिंदगी डिसाइड करता है कि हम कहाँ जाएंगे, कौन सा सांप हमें खाएगा, कौन सी सीढ़ी से हम ऊपर जाएंगे, राइट। तो ये करियर के डिसीजंस आपको एक डाइस के थ्रो से डिसाइड नहीं होने चाहिए। आपने फांसे लिए, फांसे डाले और उसके हिसाब से आपने अपना करियर डिसीजन, अच्छा मेडिकल आ गया तो मेडिकल चले जाएंगे, इंजीनियरिंग आ तो इंजीनियरिंग चले जाएंगे, इस तरह का डिसीजन नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि आप प्रॉपरली एक करियर काउंसलर के सामने जाकर के बैठे अपनी पर्सनैलिटी को असेस करें और उसके बाद आप अपना करियर डिसीजन लें, तो आपका जो ओवरऑल लाइफ का जर्नी है वो सिंपल रहेगा। अगेन 3 इडियट्स का जो डायलॉग आता है जहाँ पर फरहान जो है अपने पिताजी से जाकर के बोलता है कि मैं अपनी जिंदगी में खुश होना चाहता हूँ, मैं जो कुछ भी करूंगा मैं खुशी से करना चाहता हूँ। तो जब आप करियर डिसीजन खुशी से लेते हैं, आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप अगर अपनी मर्जी से करते हैं तो काम नहीं लगता, वो फिर खेल हो जाता है। और खेलने का मुझे आज तक तो मुझे ऐसा कोई बंदा मिला है जिसको खेलने से बोर हो जाता है। किसी को बोलो कि अगर वो खेलने जाना है तो वो खुशी खुशी चलते हैं, उम्र कोई भी हो, कोई भी खेल हो, खेलने में मजा आता है। तो जब काम भी आपको एक खेल की तरह से अगर आप उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं तो मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। मेंटल पीस इज मोर इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो आते जाते रहेंगे, राइट। पैसा आता है, पैसा जाता है, वो तो प्लस माइनस होने वाली चीजें हैं, लेकिन मेंटल पीस वो रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेंटली अगर आप शांत हैं, मेंटली अगर आप कंपोज्ड हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब आपका दिमाग शांत होता है तो आपके फैसले गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा, जो आपने अपनी लाइफ की जो जर्नी से कुछ पॉइंट्स निकाल के हमें बताए और कुछ मूवीज का रेफरेंस लेके बताए, तो बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा। और आई होप कि जो है हमारी ऑडियंस को भी ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगा। सो अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पर आए और आपने अपनी कैरियर जर्नी शेयर करके हमारे ऑडियंस को एक अच्छे इनपुट्स लेने में और अच्छे इन्फॉर्म्ड कैरियर डिसीजन लेने में आपने मदद की।